हेलो एवरीवन। देखिए जो आज की वीडियो है इसमें हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, टफनेस, स्टिफनेस, इन सब की कुछ बात करने वाले हैं, राइट। और फिर वीडियो के सेकंड पार्ट में अपन इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में कुछ देखेंगे, राइट। एक्चुअली ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज़्म सिखाऊंगा। उन मैकेनिज़म्स में अपन ये देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर कारनामे करने से मैं ये बोलूँगा कि मान लो किसी सब्सटेंस की डक्टिलिटी इम्प्रूव हो रही है या कोई पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट अप्लाई करने पे किसी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो आपको उसका फिजिकली मीनिंग समझ में आना चाहिए कि भाई जब मैं बोलता हूँ डक्टिलिटी इंक्रीज हो रही है उस बात का मतलब क्या है, ठीक है। उसी के लिए अपन ये आज का लेक्चर डिज़ाइन किया है। तो स्टार्ट करते हैं, अपन एक एक करके टर्म्स को सीखते हैं, ठीक है। देखो ऐसा है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यूनिएक्सियल टेंसियल टेस्ट से, राइट। क्या था ये यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट? तो ऐसा है कि एक मशीन होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। उस पर अपन ने क्या किया, ये डॉग बोन शेप्ड स्पेसिमेन आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो एक स्पेसिमेन है उसका क्या नाम है? डॉग बोन शेप्ड स्पेसिमेन। इस स्पेसिमेन को भैया उस टेस्टिंग मशीन में डाला और ये जो साइड का पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये भैया मशीन ने पकड़ के रखा है साइड से, ठीक है। और अपने को ये जो गेज लेंथ दिख रही ना, जितनी मैंने बना रखी है, इस गेज लेंथ पे फोकस करना है, ठीक है। और ये जो स्पेसिमेन होता है ये एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का होता है, इसके डायमेंशन फिक्स होते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रेड कलर से दिखा रखा है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राइट। स्पेसिमेन के बारे में ऐसा है कि इसकी जो इनिशियल गेज लेंथ है उसको LI ट्रीट किया है, और फाइनली जब इस पर आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, खींचेंगे मशीन की हेल्प से, तो भैया इसकी फाइनल लेंथ LF हो जाएगी, राइट। तो चेंज इन लेंथ में बोल सकता हूँ या इलोंगेशन इन लेंथ बोल सकता हूँ, L फाइनल माइनस L इनिशियल, राइट। अब भैया यहाँ से कुछ चीज़ और डिफाइंड होती है। एक होता है A नॉट है इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। A नॉट बोल दो या AI बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। AI मतलब इस डॉग बोन शेप्ड स्पेसिमेन का इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया है, और A जो है वो है इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शन एरिया। इंस्टेंटेनियस मतलब ऐसा कि जैसे मान लो ये स्पेसिमेन, मतलब जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया फिर फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, ठीक है। 2 मिनट बाद जो है एरिया इसका कम हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि लेंथ बढ़ रही होगी, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, तो भैया लेंथ बढ़ रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, तो ए जो है वो समझ आया इंस्टेंटेनियस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, राइट। अब यहाँ से कोई टर्म डिफाइंड होती है, एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन डिफाइन होता है, ठीक। जो अपन स्ट्रेस स्ट्रेन सिंपली पढ़ते हैं ना वो यही होते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, तो अपन बोलते हैं भैया फोर्स अपॉन एरिया। तो वो एक्चुअली ऐसा है कि इंस्टेंटेनियस फोर्स या अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया, ठीक है। तो ये जो टर्म है इसको तुम बोलते हो इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ऐसे ही इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ हो गई LF माइनस LI डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ हो गई LI, ठीक है क्या। देखो ये दोनों चीज़ें अपने को पता है, इतना अपन ने पढ़ रखा है, ठीक। जो नई चीज़ें हैं वो अब चालू हो रही है, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो। ये जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन थी भैया उसकी हेल्प से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ हुआ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। एक डक्टाइल मटेरियल के लिए ड्रॉ किया है, सपोज कर लो स्टील के लिए अपन ने ड्रॉ किया है, और उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स आए उन पॉइंट्स को अब अपन समझने वाले हैं, ठीक। एक पॉइंट आया P या PL बोल दे अपन, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या पॉइंट है? तो प्रोपोर्शनल लिमिट पे ऐसा है भैया कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, या मैं बोल दूं हुक्स लॉ यहाँ पे वैलिड है यार, ठीक है क्या भैया। अरे जिस लिमिट में हुक्स लॉ वैलिड है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, देन वी कॉल इट एज प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है क्या भैया। फिर उसके बाद में भैया जब अपन और फर्दर फोर्स इंक्रीज करते गए, स्ट्रेस इंक्रीज होता गया, तो भैया ELI इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ये है कि देखो प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट का जो रीजन है उसमें कर्व स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, मतलब PL के ऊपर और EL के नीचे, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में सिग्मा इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, लेकिन अभी भी डिफॉर्मेशन इलास्टिक है। मतलब अगर इलास्टिक लिमिट तक अगर आप हो और फोर्स रिमूव करते हो तो मटेरियल वापस अपने इनिशियल शेप और साइज में आ जाएगा। बोल दो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? ठीक है।
और देखो इलास्टिक लिमिट के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट आया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस था उसको सिग्मा वाई लिखा है, ठीक। इसको तुम यील्ड पॉइंट बोल दो, और ये सिग्मा वाई जो थी ये यील्ड स्ट्रेंथ थी, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा है कि इस स्ट्रेंथ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना चालू हो गया है मटेरियल में, परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो चुके हैं, ठीक है। क्या हो गया है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। ऐसे ही एक पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये मान लो यू पॉइंट बोल दिया, सबसे जहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको बोला सिग्मा यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो ऐसा है, स्ट्रेंथ को बेसिकली ये दो टाइप से क्लासीफाई किया है। स्ट्रेंथ का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ भी होता है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, ठीक, कि कौन सी प्रॉब्लम है और आप क्या देखना चाह रहे हो, ठीक है। जनरली अगर डिज़ाइन पर्पस की बात करें तो डिज़ाइन में क्या है, अपन जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ को ही एज अ डिज़ाइन क्राइटेरिया ले के रखते हैं, क्योंकि ऐसा है कि यील्ड स्ट्रेंथ पे अगर उतनी स्ट्रेंथ आ गई या मटेरियल में उतना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया तो भैया जो भी मटेरियल है वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, तो जो कंपोनेंट जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है, वो उसका एम पूरा नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है भैया, यहाँ तक की बात भी हो गई। अब और जो पॉइंट आता है वो ये है टफनेस और स्टिफनेस, दो पॉइंट और आते हैं, ठीक है, कि टफनेस क्या है और स्टिफनेस क्या है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टिफनेस देखते हैं, ठीक है। देखो स्टिफनेस का ऐसा है कि तुमको दिख रहा है जो वाइट कलर का एरिया है ना, ठीक, इलास्टिक लिमिट तक में जो एनर्जी एब्जॉर्व की है मटेरियल ने, ठीक, वो हुई स्टिफनेस, या एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू द इलास्टिक लिमिट इज नॉन एज स्टिफनेस, राइट। अगर किसी मटेरियल की स्टिफनेस ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फिर से सुनो, जैसे अगर मैं बात करूँ जो रबर होता है, रबर बैंड होता है ना, तो रबर बैंड की जो स्टिफनेस है वो बहुत कम है, क्योंकि तुमने देखा उसको जब मैंने खींचा तो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन ईजिली हो जाता है अच्छे से। समझ पा रहे हो स्टिफनेस का मतलब? इसको बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हेल्प से मेजर करते हैं। अगर किसी का यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उसकी भैया स्टिफनेस जो होगी वो भी क्या होगी, अरे क्या होगी भैया, ज़्यादा होगी। तो स्टिफनेस क्लियर है तुमको, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आती है टफनेस। टफनेस क्या है कि भैया कोई मटेरियल था, उसको तुमने तोड़ा मरोड़ा, उसमें डिफॉर्मेशन किए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, तुमने कुछ वर्क दिया ना उसको, कुछ एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब हुई ना, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है दैट एनर्जी इज टफनेस, राइट। टफनेस बेसिकली अगर मैं समझाऊं तो इस डायग्राम में जो पूरा का पूरा एरिया है ना, अगर मान लो वाइट एरिया को भी अपन क्या कर दें, रेड कलर का कर दें, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट तक, ये सब क्या है, अरे क्या है भैया, ये टफनेस है। समझ में आया क्या? समझ में आया। जनरली जो टफनेस होती है वो भैया डक्टाइल मटेरियल के केस में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल, राइट। क्योंकि ऐसा है डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ जो है वो इतना लंबा जाएगा ही नहीं, उसमें इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, सॉरी ब्रिटल मटेरियल में इतना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। वो बात अपन आगे अभी करेंगे। जैसे ये वाला डायग्राम देखो नीचे, ये देखो, ये जो है ये एक ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, और जो ये है ये एक डक्टाइल मटेरियल का ग्राफ है भैया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है। तो तुम देखो ओवरऑल किस में एरिया ज़्यादा है यार, डक्टाइल वाले में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि डक्टाइल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ब्रिटल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो इन जनरल डक्टाइल मटेरियल की जो टफनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रिटल मटेरियल, ठीक है क्या भैया? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक की बात? ओके। अब देखो एक पॉइंट समझो, लोअर यील्ड पॉइंट और अपर यील्ड पॉइंट, ये दो चीज़ें, इसके बारे में भी अपन डिटेल में और पढ़ेंगे जब अपन यील्ड पॉइंट फिनोमिना में बताऊंगा तो वहाँ पे अपन बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, कुछ डक्टाइल मटेरियल जैसे स्टील हुआ, उनमें क्लियरली दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं यील्डिंग के, एक को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट और एक होता है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट जो है तुमको दिख रहा है ऊपर की तरफ है, और लोअर यील्ड पॉइंट जो है वहाँ बेसिकली ये कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं स्ट्रेस के, ठीक है। स्ट्रेस फिक्स है, स्ट्रेन तुमको दिख रहा है कि मतलब इतने रीजन में मैं ऐसा बोलूँ कि मटेरियल जो है वो फ्लूइड जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। और जनरली जब भी इन जनरल
अगर अपन यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये याद रखना कि अपन हमेशा लोअर यील्ड पॉइंट को ही कंसिडर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अपर यील्ड पॉइंट होता है ये भैया ये फिक्स नहीं होता है, इसकी जो पोजीशन रहती है ये टेस्ट के साथ में और जो कंडीशंस है टेस्ट की, जिन कंडीशंस में अपना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ने टेस्ट किया है उन पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो अपर यील्ड पॉइंट को अपन नहीं कंसिडर करते, अपन हमेशा लोअर यील्ड पॉइंट को ही लेते हैं एज अ यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है, कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे स्टील है उनमें ही ये इस तरीके का फिनोमिना होता है कि 2 यील्ड पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, वरना इन जनरल बात करें एक ही यील्ड पॉइंट होता है। अब भैया ऐसा है, ये सब पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं डक्टिलिटी की, कि डक्टिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखा है, इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन सस्टेन्ड एट द फ्रैक्चर। मतलब ऐसा है कि भैया कोई मटेरियल में कितना ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, दैट विल गोइंग टू डिसाइड डक्टिलिटी ऑफ दैट मटेरियल, राइट। जैसे समझो मेरे पास में एक स्टील की रॉड थी, उस स्टील की रॉड को मैंने खींचा। दूसरा केस था, ऐसे समझो कास्ट आयरन की रॉड थी, उसको मैंने खींचा। तो भैया जो कास्ट आयरन है वो बहुत कम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा, दैट्स वाई दैट मटेरियल इज़ नॉट डक्टाइल, दैट मटेरियल विल बी ब्रिटल। और जो स्टील होगा उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अच्छा खासा हो जाएगा, तो वो डक्टिलिटी स्टील की ज़्यादा होगी। समझ में आया क्या? अरे समझ में आएगा, जैसे ग्राफ से समझना है तो ऐसे समझो, ये मान लो ये बीटल का ग्राफ है ना, तो इसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इस जगह पे ही समझ लो, ये हो गया अपना, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट आ गई। ठीक है, इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट के तुम बाद का एरिया देखो। ठीक है, इस पॉइंट के बाद का ये इतना छोटा सा एरिया है, मतलब ब्रिटल मटेरियल में तुमने देखा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना कम हुआ। ठीक है, जबकि तुम अगर मान लो ये डक्टाइल मटेरियल की इलास्टिक लिमिट यहाँ कहीं होती, ठीक है, तो उसके पीछे का तुम एरिया देखो, ये इतना पूरा एरिया। ठीक, ये पूरा एरिया किसको डिनोट कर रहा है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को डिनोट कर रहा है कि डक्टाइल मटेरियल में इतना ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है। समझ में आया क्या? अब देखो इसको मैथमेटिकली जो है वो 2 तरीके से बताया जा सकता है। ठीक है, एक होता है परसेंटेज इलोंगेशन, मतलब डक्टिलिटी को मेज़र करने का मैथमेटिकली 2 तरीके हैं। तुम ऐसा बोल दो, लेंथ एट फ्रैक्चर पॉइंट माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इंटू 100। ठीक है, ये जो आएगा ये भी परसेंटेज इलोंगेशन है कि कितना परसेंट इलोंगेशन हुआ है। फ्रैक्चर पॉइंट पे लेंथ मेजर करो स्पेसिमेन की, इनिशियल टाइम पे लेंथ मेजर करो, दोनों का डिफरेंस लो, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कर दो और उसके इंटू में 100 लिख दो, इससे आ जाएगा परसेंटेज इलोंगेशन, राइट। जितना ज़्यादा होगा मटेरियल की डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा। ऐसे ही भैया परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ये भी डक्टिलिटी को मेज़र करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्योंकि भैया वॉल्यूम कांस्टेंट देने वाली है, तो यार अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है स्पेसिमेन की तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? अरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो भैया ऐसा है, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस फ्रैक्चर पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया। इससे भी आप डक्टिलिटी बता सकते हो। ठीक है क्या? अरे यहाँ तक की बात क्लियर है क्या? डक्टिलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, और देखो एक पॉइंट ये ध्यान रखना कि जब ये टेस्ट परफॉर्म किया तो ऐसा है कि जो यूटीएस होता है ना, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट, इस पॉइंट पे मटेरियल के अंदर नेकिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नेकिंग स्टार्ट हो चुकी है। नेकिंग बोले तो ये कुछ मैं ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ, रुको, ये देखो कुछ ऐसा। ठीक है, जो अपना स्पेसिमेन था डॉग बोन शेप्ड स्पेसिमेन, वो कुछ इस तरीके का बन चुका है अब। ठीक, और ये नेकिंग का याद रखना कि ये एक यूनिक पॉइंट से ही स्टार्ट होती है, और एक यूनिक मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे तो अलग अलग पॉइंट्स पे नेकिंग हो रही थी, लेकिन यूटीएस पे आते आते वो सारा का सारा नेकिंग एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है और एक यूनिक नेक फॉर्म होती है। ठीक, और फ्रैक्चर पे जब आएंगे तो फ्रैक्चर पे क्या होता है कि ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो रह गया था। अब भैया डक्टिलिटी भी समझ में आ गई। अब अपन कुछ बात करते हैं और आगे टॉपिक चलता है, तो आगे अपन बात करते हैं
ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन की, ठीक है। ये क्या टर्म है वो अपन समझते हैं। देखो ऐसा है कि अभी जो अपन ने ग्राफ पढ़ा था, ये मतलब वाइट वाला तुमको दिख रहा है, वाइट वाला तो इनिशियली चल रहा है यहाँ तक जो है अपना इलास्टिक लिमिट है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, या प्रोपोर्शनल लिमिट बोल दो PL। उसके बाद में ये जो येलो कलर का ग्राफ है अभी अपन ने ये पढ़ा था, या इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोल दो, राइट। एम जो है वो हो गया UTS पॉइंट ऑन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक्चुअल में जो ग्राफ होता है वो भैया ये जो ग्रीन वाला तुमको दिख रहा है ना, वो ग्राफ है एक्चुअल में। मतलब when we plastically deform a material, its strength will going to increase, right? We will define one phenomena in the upcoming lecture, work hardening या strain hardening. In that phenomena we will going to see how plastic deformation help a material to increase its strength, right? तो एक्चुअल जो ग्राफ है वो ये ग्रीन वाला ग्राफ है भैया, ठीक है। अब भैया क्योंकि एक्चुअल ग्राफ वो है इसलिए अपन एक ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन टर्म लेके आए, और उसका सिग्निफिकेंस अब अपन देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, जैसे मान लो ये स्पेसिमेन था, ठीक, उसकी इनिशियल लेंथ LI थी, फाइनल एरिया इनिशियल एरिया जो है वो AI था। इस पर टेंसाइल फोर्स F लगाया, फाइनल टाइम पे मान लिया LF और AF है रिस्पेक्टिव लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। एक टर्म में डिफाइन कर रहा हूँ A जो कि इंस्टेंटेनियस एरिया है। जब आप स्पेसिमेन जब टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे बीच में कभी भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोले तो वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब भैया जो ट्रू स्ट्रेस होता है वो बेसिकली होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स या अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय इंस्टेंटेनियस एरिया। कौन सा एरिया भैया, इंस्टेंटेनियस एरिया। सिर्फ ये फर्क आता है, जबकि आपने देखा था जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस था यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाता है यार, यहाँ पे इनिशियल एरिया आ जाता था, क्या बोल दो यार। और भैया वॉल्यूम कांस्टेंट अपने को पता है, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाली है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट एनी टाइम इंटू लेंथ एट एनी टाइम, बोल दो यार। मैंने क्या किया, AI से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इक्वेशन को, ठीक है। ये वाली टर्म तुमको पता है यार, ये हो गया सिग्मा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो था, क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था यार, अब भी यार बोल दो यार। और AI अपॉन A को मैंने यहाँ से देख लो लिख दिया, AI अपॉन A को क्या लिख दिया, अरे क्या लिख दिया, L अपॉन LI लिख दिया। क्या L हो गई इंस्टेंटेनियस लेंथ या फाइनल लेंथ बोल दो, और LI जो है इनिशियल लेंथ बोल दो। क्या फाइनल लेंथ को मैं इलोंगेशन से रिलेट कर सकता हूँ क्या, फाइनल लेंथ को मैंने लिख दिया इनिशियल लेंथ प्लस कितना इलोंगेशन हुआ है, LI प्लस डेल्टा L, बोल दो यार। या इसको सेपरेट करोगे तो LI अपॉन LI 1 हो गया, और डेल L अपॉन LI वो हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, डेल L अपॉन LI, ठीक है। ये हो जाएगा इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो क्या तुमको इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला क्लियर है कि सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 1 प्लस ईटा, वेयर सिग्मा इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ईटा इज इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड सिग्मा टी इज ट्रू स्ट्रेस। समझ में आया क्या। यूनिट की अगर बात करो तो यूनिट तो वही होगी यार, पास्कल बोल दो, स्ट्रेस है ना, मेगा पास्कल में डिनोट कर सकते हैं अपन, राइट। ऐसे ही एक टर्म आती है ट्रू स्ट्रेन, ठीक है, ट्रू स्ट्रेन। तो ट्रू स्ट्रेन को मैंने ईटा ट्रू से डिनोट किया। ये ऐसा होता है कि स्मॉल ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करो, वो हो जाएगा स्मॉल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय जो उस टाइम पे एट दैट इंस्टेंट जो लेंथ है DL अपॉन L, ठीक। और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दोगे पूरा तो अपने पास में टोटल ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा LI से लेके सपोज L लेंथ तक मेरे को करना इंटीग्रेट, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ईटा ट्रू इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया भैया, 1 अपॉन L का हो जाएगा log L, और जब मैं उसमें लिमिट पुट करूंगा तो log L अपॉन LI, ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। किसी ने बोला सर L को आप लिख दो, क्या लिख दो, LI प्लस डेल्टा L लिख दो सर, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाय LI बोल दो यार। तो क्या log ऑफ 1 प्लस डेल L बाय LI को ईटा लिख दें क्या, तो log ऑफ 1 प्लस ईटा आ गया क्या, अरे बोल दो यार। तो ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या log ऑफ 1 प्लस ईटा निकल के आई क्या,
बोल दो यार। तुमको याद कौन सा रखना है? याद सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है यार कि लॉग ऑफ फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। इसी को तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टर्म में भी बोल सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय फाइनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा लॉग के अंदर। तो तुम ये डी एल अपॉन एल वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक। एक सिग्मा ट्रू वाला फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा ट्रू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 1 + ईटा, ठीक है क्या। अब भैया अपन ने ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन देख लिया, इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं कि यार इनका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन वाली टर्म अपन डिफाइन की अपन ने, राइट। तो देखो ऐसा है, यहाँ पे फोकस करो, ट्रू स्ट्रेन का सिग्निफिकेंस तुमको समझ आएगा। ऐसा है कि एक स्पेसिमेन है एल लेंथ का, उस पर एफ मैंने टेंसाइल फोर्स लगाया और उसको इंक्रीज करके उसकी लेंथ में डबल कर दूंगा 12, फिर उस पर मैं वही सेम कंप्रेसिव फोर्स एफ लगाऊंगा और उसकी लेंथ को वापस डिक्रीज करके एल पे ले आऊँगा, ठीक। और ये जो पूरे कारनामे परफॉर्म हो रहे हैं, इन केसेस में अपन इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। पहला केस ये था कि जस्ट लगना स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो भैया ऐसे समझो कोई चेंज इन लेंथ नहीं हुआ है, तो इनिशियल टाइम पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस कितना हो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब ओरिजिनल लेंथ एल है ना, हाँ ठीक है, तो एल ही लिखे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बोल दो यार, ओके। अब देखो ऐसा है, ट्रू स्ट्रेन कितना आएगा, तो लॉग ऑफ फाइनल लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अभी कोई चेंज इन लेंथ अपन बोल ही नहीं रहे कि हो ही नहीं रहा है, तो ये एल भी कितना हो जाएगा, एल आई के इक्वल है, मतलब लॉग के अंदर 1 लिखा है, लॉग 1 तुमको पता है कितना होता है, 0 होता है यार, बोल दो यार। सेकंड केस हुआ जब मैंने भैया इसकी लेंथ इंक्रीज करके 12 कर दी, तो अब अगर तुम चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ फॉर्मूला लगाओगे, तो चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ 12 माइनस इनिशियल लेंथ एल डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ एल, मतलब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि कितना आ जाएगा यार, 1 आ गया क्या, अरे 1 आ गया क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू 1 आई क्या। अब अगर ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो लॉग ऑफ एल फाइनल हुआ 2l डिवाइडेड बाय एल इनिशियल हो गया एल, मतलब लॉग 2 मतलब 0.693, बोल दो यार, ठीक है क्या। अरे 0.693 क्लियर है क्या, यही आएगा क्या। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स की और वापस उसको एल लेंथ का बना रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे तुम चेंज इन लेंथ हमेशा याद रखना कि हमेशा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल होता है, ठीक है। हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाना, ये ध्यान रखना। तो अब देखो फाइनल टाइम पे लेंथ एल है, इनिशियल टाइम पे 12 थी क्या, अरे तुम 12 से एल पे गए ना, बोल दो यार, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ 12, कितना आएगा ये, माइनस एल अपॉन 12 माइनस का 0.5। एक काम करो जरा समेशन करो तो ऊपर के तीनों केस का, भाई ये जो यहाँ से कारनामे करते आए जरा समेशन करो तीनों स्ट्रेन का। तुमने देखा 0 + 1 प्लस -0.5, इसका मतलब जो अभी नेट स्ट्रेन आया या टोटल स्ट्रेन आया है भैया उसकी वैल्यू क्या है, 0.5 है। मतलब तुम्हारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला है वो बोल रहा है कि भैया मटेरियल की लेंथ अभी एल हुई नहीं है, मटेरियल में कुछ अभी भी परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गए। समझ में आया। जबकि यार अपन ने तो अब भी देखा ना यार कि मैंने क्या किया था, एल लेंथ का मटेरियल था उसको 2l लेंथ बनाया फिर वापस एल लेंथ पे पहुंचा दिया, तो भैया काहे के परमानेंट डिफॉर्मेशन। समझ में आया। अब तुम यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो इस जगह पे, अब ये थर्ड केस में इसमें अगर अपन कैलकुलेट करें ट्रू स्ट्रेन, तो देखो फाइनल लेंथ हो गई एल, इनिशियल लेंथ टी 2l, तो ये माइनस का ओवरऑल लॉग 2 आएगा, माइनस लॉग 2 मतलब माइनस का 0.693। अब अगर तुम यहाँ पे समेशन करो ट्रू स्ट्रेन का तो तुमने देखा 0 + 0.693 प्लस माइनस का 0.693, बोल दो यार। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है क्या कि टोटल जो ट्रू स्ट्रेन निकल के आया वो कितना निकल के आया, 0 निकल के आया क्या। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ट्रू स्ट्रेन है ये ज़्यादा करेक्ट क्राइटेरिया है जब ऐसा कुछ इलोंगेशन या रिडक्शन इन एरिया हो रहा हो मटेरियल में। तो अरे समझ में आया क्या, ठीक है क्या। अब देखो इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, ट्रू स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेस उस पर, ठीक है। तो अपन वो क्वेश्चंस भी देखेंगे और जो भी मैंने ये टर्म्स पढ़ाई हैं, अब इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल गोइंग टू सी स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म,
we will going to see heat treatments. So this all terms will be useful in upcoming lectures, right? तो अब अपन मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो.